आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जीके के 10,000 क्वेश्चंस एंड आंसर्स का पार्ट 4। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप पढ़ना चाहते हैं देन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, स्टडी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए देन आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है देन आप अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। सो फ्रेंड्स, वक्त को ना ज़ाया करते हुए हम अपनी स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। सो बौद्ध धर्म के प्रमुख अंग 3 होते हैं, बुद्ध, संघ और धम्म। और हमारा दूसरा प्रश्न है कि बौद्ध भिक्षुओं के संगठन को क्या कहा जाता है। सो बौद्ध भिक्षुओं के संगठन को बौद्ध संघ कहा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या तीसरा है कि हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। सो हज़रत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में अरेबिया में हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या चौथा है कि हज़रत मोहम्मद किस परिवार के थे। सो हज़रत मोहम्मद कुरैशी परिवार के थे। और हमारा प्रश्न संख्या पाँचवा है कि मुसलमान के जन्म एवं मरने के समय प्रत्येक दिन अजान में क्या पढ़ा जाता है। सो मुसलमान के जन्म एवं मरने के समय प्रत्येक दिन अजान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल उल अल्लाह पढ़ा जाता है। और फ्रेंड्स, हमारा छठा प्रश्न है कि मुआविया कौन था। सो मुआविया सीरिया का राज्यपाल था। और हमारा सातवां प्रश्न है कि मुआविया ने किस शासन की नींव डाली। सो मुआविया ने उमैयद शासन की नींव डाली थी। और हमारा प्रश्न संख्या 8वां है कि अल फरीली कौन था। सो अल फरीली एक महान संगीतकार था। और हमारा प्रश्न संख्या 9वां है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे। सो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। और हमारा प्रश्न संख्या 10वां है कि बिम्बिसार के पिता का नाम क्या था। सो बिम्बिसार के पिता का नाम भटिया था। और हमारा प्रश्न संख्या 11वां है कि बिम्बिसार किस वंश का था। सो बिम्बिसार हर्यक वंश का था। और हमारा प्रश्न संख्या 12वां है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था। सो अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। और हमारा प्रश्न संख्या 13वां है कि पितृहंता के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है। सो पितृहंता के नाम से अजातशत्रु जाना जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 14वां है कि फिलिप मकदूनिया का शासक कब बना। सो फिलिप मकदूनिया का शासक 359 ईस्वी पूर्व में बना था। और हमारा प्रश्न संख्या 15वां है कि फिलिप की हत्या कब कर दी गई थी। सो फिलिप की हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 16वां है कि कालाशुक ने वैशाली के स्थान पर पुनः अपनी राजधानी कहाँ बनाई। सो कालाशुक ने वैशाली के स्थान पर पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 17वां है कि कालाशुक की मृत्यु कब हुई थी। सो कालाशुक की मृत्यु 366 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 18वां है कि ईरान का कौन सा शासक भारत पर आक्रमण किया। सो ईरान के हकमनी वंश के शासक दारावहु डेरियस ने भारत पर आक्रमण किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 19वां है कि ईरान के शासक ने भारत के किन प्रदेशों पर अपना अधिकार किया था। सो ईरान के शासक ने गांधार और सिंध प्रदेशों पर अपना अधिकार किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 20 है कि हकमनी वंश को किसने नष्ट किया था। सो हकमनी वंश को सिकंदर महान ने नष्ट किया था, दारावहु तृतीय को पराजित कर। और हमारा प्रश्न संख्या 21 है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था। सो सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी में हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 22 है कि अंतिम नंद राजा को किसने हराया था। सो अंतिम नंद राजा को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और हमारा प्रश्न संख्या 23 है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या है। सो चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य है। और हमारा प्रश्न संख्या 24 है कि मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में राजदूत रहा। सो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में राजदूत रहा। और हमारा प्रश्न संख्या 25 है कि बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा। सो बिंदुसार मगध की गद्दी पर 298 ईस्वी पूर्व में बैठा था। और हमारा प्रश्न संख्या 26 है कि बिंदुसार किन किन नामों से जाना जाता है। सो बिंदुसार भद्रसार और वाड़ीसार के नाम से जाना जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 27 है कि अमित्र घात का क्या अर्थ होता है। सो अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। और हमारा प्रश्न संख्या 28 है कि मौर्य राजाओं में सबसे महान सम्राट कौन था। सो मौर्य राजाओं में सबसे महान सम्राट अशोक था। और हमारा प्रश्न संख्या 29 है कि अशोक किस धर्म का अनुयायी था।
सो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हमारा प्रश्न संख्या 30 है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। सो मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था। और हमारा प्रश्न संख्या 31 है कि कटौती प्रस्ताव क्या है। सो कटौती प्रस्ताव बजट की मांगों में कटौती हेतु रखे गए प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहते हैं। इस प्रस्ताव को विचार के लिए स्वीकृति देना अध्यक्ष के स्वविवेक पर निर्भर करता है। और हमारा प्रश्न संख्या 32 है कि निंदा प्रस्ताव का वर्णन करें। सो शासन या किसी विशेष मंत्री द्वारा अपनाई गई नीति या उसके कार्यों की आलोचना करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 33वां है कि 8वां संशोधन क्या था। सो 8वां संशोधन 1960 ईस्वी में हुआ था। जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 34वां है कि 9वां संशोधन का विवरण दें। सो 9वां संशोधन 1960 में हुआ था। इसके अंतर्गत प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। सो हमारा प्रश्न संख्या 34 है कि 9वां संशोधन का विवरण दें। सो 9वां संशोधन 1960 में हुआ था। इसके अंतर्गत प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 35 है कि वित्त आयोग क्या है। सो संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग नियुक्त करता है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य संघ तथा राज्यों के मध्य करों की आगम के वितरण के मापदंड निर्धारित करना है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। और हमारा प्रश्न संख्या 36 है कि ऊर्जा आयोग का वर्णन करें। सो सरकार ने ऊर्जा के आंतरिक संसाधनों हेतु 12 मार्च 1981 को इस आयोग का गठन किया। यह आयोग नई एवं नवीनीकृत ऊर्जा नीतियों तथा कार्यक्रमों को संचालित करता है। और हमारा प्रश्न संख्या 37 है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था AR क्या है। सो भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था AR असम राइफल्स है और इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय शिलांग में है। और हमारा प्रश्न संख्या 38 है कि भारतीय प्रतिरक्षा नेशनल कैडेट कोर NCC क्या है। सो NCC यानी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागरूक करना तथा उन्हें अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रखना। और हमारा प्रश्न संख्या 39 है कि गणतंत्र दिवस पर कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। सो भारत रत्न, पद्म विभूषण व पद्मश्री पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान की उन्नति के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य एवं उच्च कोटि की सार्वजनिक सेवा को मान्यता प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 40 है कि परमवीर चक्र क्या है। सो परमवीर पराक्रम के लिए यह भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह थल, जल तथा वायु के दुश्मन के सामने अत्यंत साहस और पराक्रम तथा आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 41 है कि राष्ट्रीय भटनागर पुरस्कार क्या है। सो यह पुरस्कार विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में बिल्कुल नए महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1967 ईस्वी से हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 42 है कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार क्या है। सो जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार भारत सरकार द्वारा वर्ष 1965 से प्रारंभ यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने विश्व में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और मित्रता का प्रसार किया हो अथवा जन सेवा के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया हो। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र भी दिए जाते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 43वां है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है। सो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। और हमारा प्रश्न संख्या 44 है कि सन 1954 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों के नाम बताएं। सो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी मरने के पश्चात 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को भी मरने के पश्चात ही 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और हमारा प्रश्न संख्या 45 है
कि 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार कौन थे। सो 1965 में जी शंकर कुरुप साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जिन्होंने ओडा कुजाई नामक पुस्तक यानी साहित्य लिखा था, जो कि मलयालम भाषा में था। और हमारा प्रश्न संख्या 46 है कि 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन था। सो 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली युवती देविका रानी थी, जो कि एक अभिनेत्री तथा प्रोड्यूसर दोनों थी। और हमारा प्रश्न संख्या 47 है कि 1958 में मैक्सिस पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, भारतीय कौन थे। सो 1958 में आचार्य विनोबा भावे ने 1958 में मैक्सिस पुरस्कार प्राप्त किया था सामुदायिक नेतृत्व के लिए। और हमारा प्रश्न संख्या 48 है कि सरोद वाद्य के वादक कौन कौन थे। सो सरोद वाद्य के वादक हाफिज़ खां, अहमद अली खां, अली अकबर खां तथा अलाउद्दीन खां थे। और हमारा प्रश्न संख्या 49 है कि ग्राम समृद्धि योजना क्या है। सो जवाहर रोजगार योजना में संसाधनों के उपरांत नाम परिवर्तन ग्राम समृद्धि योजना है। और हमारा प्रश्न संख्या 50 है कि भारत की पंचवर्षीय योजना क्या थी। सो दिसंबर 1946 में श्री केसी नियोगी की अध्यक्षता में सलाहकार योजना बोर्ड की स्थापना की गई, जिसने योजना आयोग स्थापित करने की सलाह दी। 15 मार्च 1950 को राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री के बदलने पर इसका अध्यक्ष भी बदल जाता है। इस आयोग की सिफारिश पर देश में पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई। और हमारा प्रश्न संख्या 51 है कि 2000 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय नीति की घोषणा की। सो नीतीश कुमार ने 2000 ईस्वी में राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी। और हमारा प्रश्न संख्या 52 है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष क्या था। सो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष था 1995 ईस्वी। और हमारा प्रश्न संख्या 53 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का वर्ष क्या था। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का वर्ष 1935 ईस्वी था। और हमारा प्रश्न संख्या 54 है कि नई औद्योगिकी नीति का घोषणा वर्ष था। सो नई औद्योगिकी नीति का घोषणा वर्ष था 1991 ईस्वी। और हमारा प्रश्न संख्या 55 है कि हम लोगों की न्यूनतम आवश्यकता है। सो हम लोगों की न्यूनतम आवश्यकता है वस्त्र, न्यूनतम भोजन की मात्रा तथा आवास। और हमारा प्रश्न संख्या 56 है कि भारत में निर्धनता के मुख्य सूचक क्या हैं। सो निम्न प्रति व्यक्ति आय, पर्याप्त भोजन पदार्थ की कमी, न्यूनतम प्रामाणिक उपभोग की कमी। और हमारा प्रश्न संख्या 57 है कि पशुपालन का अंग है। सो दुग्ध उत्पादन, मवेशी जनन और मुर्गी पालन। और हमारा प्रश्न संख्या 58 है कि विकास का बेहतर सूचक क्या है। तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय विकास का बेहतर सूचक है। और हमारा प्रश्न संख्या 59 है कि वर्ग व्यवस्था है एक। सो वर्ग व्यवस्था एक खुली व्यवस्था है। और हमारा प्रश्न संख्या 60 है कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है। तो सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक समूहों में परिवर्तन तथा सामाजिक अंतःक्रियाओं में परिवर्तन। हमारा प्रश्न संख्या 61 है कि सहपलायन विवाह का एक प्रकार है। सो सहपलायन विवाह का एक प्रकार है जनजातीय समाज में। और हमारा प्रश्न संख्या 62 है कि सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी थी। सो सोसाइटी इन इंडिया A.M. शाह ने लिखी थी। और हमारा प्रश्न संख्या 63 है कि मध्याह्न भोजन कहाँ लागू हुआ। सो स्कूल में, मध्याह्न भोजन स्कूल में लागू हुआ था। और हमारा प्रश्न संख्या 64 है कि बंद स्तरीकरण का उदाहरण कौन सा है। सो बंद स्तरीकरण का उदाहरण जाति है। और हमारा प्रश्न संख्या 65 है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। सो अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 67 है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। सो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। और हमारा प्रश्न संख्या 68 है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। सो चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के शासन काल में हुई थी। और हमारा प्रश्न संख्या 69 है कि दिन्ने इलाही संबंधित है। सो दिन्ने इलाही संबंधित है अकबर से। और हमारा प्रश्न संख्या 70 है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। सो
भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। और हमारा प्रश्न संख्या 71 है कि जजिया किससे लिया जाता था। सो जजिया जिम्मियों से लिया जाता था। और हमारा प्रश्न संख्या 72 है कि किताब उर रहला में किसका यात्रा वृतांत है। सो किताब उर रहला में इब्न बतूता का यात्रा वृतांत है। और हमारा प्रश्न संख्या 73 है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। सो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 74 है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। सो अल-बरूनी गजनी के साथ भारत आया था। और हमारा प्रश्न संख्या 75 है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। सो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। और हमारा प्रश्न संख्या 76 है कीमत या बजट रेखा की ढाल क्या होती है। सो कीमत या बजट रेखा की ढाल PX/PY होती है। और हमारा प्रश्न संख्या 77 है कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया था। सो मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन फ्लक्स ने किया था। और हमारा प्रश्न संख्या 78 है कि यदि मूल्यों में 40% परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में 60% परिवर्तन होता है तो वस्तु की कीमत लोच क्या है। सो वस्तु के मांग की कीमत लोच 0.5 है। और हमारा प्रश्न संख्या 79 है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे है। सो दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध पैमाने के प्रतिफल से है। और हमारा प्रश्न संख्या 80 है कि अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। सो अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक तृतीय अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा। और हमारा प्रश्न संख्या 81 है कि मौद्रिक लागत में किसे सम्मिलित किया जाता है। सो मौद्रिक लागत में सामान्य लाभ, व्यक्त लागत तथा अव्यक्त लागत को सम्मिलित किया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 82 है कि औसत परिवर्तनशील लागत क्या है। सो कुल परिवर्तनशील लागत माइनस उत्पाद। और हमारा प्रश्न संख्या 83 है कि फर्म का लाभ किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा। सो सीमांत आगम इक्वल टू सीमांत लागत तथा सीमांत लागत वक्र सीमांत आगत रेखा को नीचे से काटती है। और हमारा प्रश्न संख्या 84 है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही हैं। सो अनुच्छेद 356 केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें अनुच्छेद 356 रही हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 85 है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। सो भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। और हमारा प्रश्न संख्या 86 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और हमारा प्रश्न संख्या 87 है कि भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। सो भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। और हमारा प्रश्न संख्या 88 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद से संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है। सो अनुच्छेद 108 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संसद से संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है। और हमारा प्रश्न संख्या 89 है कि क्या नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। सो हाँ, नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। और हमारा प्रश्न संख्या 90 है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। सो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 91 है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। सो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और हमारा प्रश्न संख्या 92 है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। सो संविधान द्वारा हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और हमारा प्रश्न संख्या 93 है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। सो 1945 ईस्वी में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। और हमारा प्रश्न संख्या 94 है कि किस देश के नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया गया था। सो ब्रिटेन देश के नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया गया था।
और हमारा प्रश्न संख्या 95 है कि बैटरी के मुख्य कौन कौन से आवश्यक भाग होते हैं। बैटरी के मुख्यतः 2 आवश्यक भाग होते हैं। एक 2 इलेक्ट्रोड होता है जिनका एक धन और दूसरा ध्रुव होता है और दूसरा एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 96 है कि विद्युत बैटरी किसे कहते हैं। विद्युत बैटरी यह एक यंत्र है जिसमें रासायनिक क्रिया द्वारा EMF पैदा कराया जाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 97 है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक बैटरी में क्या अंतर होता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक बैटरी में रासायनिक ऊर्जा प्राथमिक एवं द्वितीयक बैटरी में क्या अंतर होता है। प्राथमिक बैटरी में रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जबकि द्वितीयक बैटरी में रासायनिक ऊर्जा सर्वप्रथम रासायनिक विभव के रूप में बैटरी में संचित रहता है और बाद में ये ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। प्राथमिक बैटरी रिचार्ज नहीं होता, जबकि द्वितीयक बैटरी रिचार्ज हो पाता है। और हमारा प्रश्न संख्या 98 है कि प्राथमिक बैटरी एवं द्वितीयक बैटरी का उदाहरण बताएं। प्राथमिक बैटरी डैनियल तथा लेक्लेंस बैटरी होता है और द्वितीयक बैटरी लेड एसिड एक्यूमुलेटर तथा एल्कली एक्यूमुलेटर होता है। और हमारा प्रश्न संख्या 99 है कि शुष्क बैटरी किसे कहते हैं। लेक्लेंस बैटरी जिसमें इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के रूप में पाए जाते हैं उन्हें शुष्क बैटरी कहते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 100 है कि बैटरी एलिमिनेटर किसे कहते हैं। ये मूलतः सुधारक होते हैं जो AC 220 मुख्य वोल्टेज को आवश्यकता अनुसार 1.5 वोल्ट, 3.0 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट इत्यादि में परिवर्तित कर सकते हैं।